नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम एक महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा सेशन है, वो चाइना के द्वारा तैयार किए गए मोतियों के हार से संबंधित है। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने। चाइना ने एक ऐसी स्ट्रेटजी को फॉलो करा है, जिसके आधार पर संपूर्ण भारत के आसपास के जो देश हैं, उनको चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया है और इस आधार पर भारत के लिए ये कहीं न कहीं चिंता का विषय भी है और आपके सिलेबस से किस प्रकार से रेलेवेंट है, कैसे प्रश्न बनेंगे, ये सब सारी बातें आप एक क्लास में जान पाएँगे। मैं आपको इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को हिस्ट्री से भी जोड़ के बताऊँगा, पॉलिटी से भी जोड़ के बताऊँगा, इकोनॉमी से भी जोड़ के बताऊँगा, ज्योग्राफी से भी जोड़ के बताऊँगा। आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे और साथ में प्री की बात हो या मेंस की बात हो या किसी भी एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव की बात हो आने वाले समय में, आपसे यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो बन जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आपकी अब जो है अपने इस सेशन की और इस सेशन के रिगार्ड्स मैं आपसे सबसे पहले बात करूँगा उस जगह की, उस देश की जिसे ब्रह्मदेश कहा गया या जिसे बर्मा कहा गया या आधुनिक रूप में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस जो है कैसे ये रेलेवेंट है तो आपका प्री का सिलेबस चेक करिए यूनिट 1 में हिस्ट्री से बोले सर हिस्ट्री से कैसे रेलेवेंट होगा? मैं बोल रहा हूँ होगा, आप इंतजार करो और देखते रहो बस। ज्योग्राफी से भी रेलेवेंट होगा, प्रश्न बनेंगे यहाँ से भी इस बार के आपके प्री में 2025 का जो प्री होने वाला है। पॉलिटी से भी क्या रेलेवेंट होगा? बिल्कुल होगा, वेट करिए। उसके बाद में इकोनॉमी से कैसे हो जाएगा? ये भी मैं आपको बताऊँगा और आपका करंट अफेयर्स से भी रिलेट हो जाएगा। मतलब इसी को मैं बोलता हूँ 360 एंड सेलेक्टिव। इंतज़ार करिए, प्री की बात हो, मेंस की बात हो, सबसे रेलेवेंट होते हुए आपका टॉपिक जो है तैयार हो जाएगा। थोड़ा-सा वेट करना है और देखते चलना। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए एक व्यवस्थित अध्ययन करा जाता है, एनालिसिस करा जाता है, उसके लिए उसके आधार पर आपको लिख कर जो है मैं दे देता हूँ। पर चूँकि हमारे साथ में इंग्लिश मीडियम के भी कुछ विद्यार्थी जुड़ते हैं, उनका भी मुझे ख़्याल रखना पड़ता है। इस वजह से ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है, स्क्रिप्ट जो है वो आपके लिए सामने मैंने दे दी है कि इसको ही फिर मैं अब जो है अब डिकोड करके आपको आगे सारी चीज़ें जो है टाइप करवा के समझा दूँगा। ये आपको दे जैसे शुरू करते हैं हम सबसे पहले अपने इस पोर्शन की और इस पोर्शन में प्रश्न आता है सबसे पहला कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इस टॉपिक को बनाया। 1 फरवरी 2021 की बात है मेरे प्यारे बच्चों, कब की बात है? 1 फरवरी 2021 और 1 फरवरी 2021 में सिनेरियो कुछ ऐसा होता हुआ दिखा कि जो म्यांमार है, वहाँ पर तख्ता पलट हुआ। मतलब वर्तमान में जो सरकार रूल कर रही थी, जिसकी सत्ता थी, उसे हटाकर जो है सेना ने अपना कब्ज़ा सत्ता पे जमा लिया। के चलते बड़े प्रश्न उठे कि ऐसा क्या हुआ और अचानक क्या हुआ कि सेना ने जो है वहाँ पर अधिकार जमा लिया। तो 1 फरवरी 2021 की थोड़ी-सी डेट याद रखो, पुरानी डेट है, मुझे पता है पर काम आएगी, थोड़ा-सा याद रखो, आगे बढ़ो। इस आधार पर म्यांमार की एक सेना है, जिसको सेना का नाम है एक पर्टिकुलर जिसका नाम है तातमाडा। क्या नाम है इसका? तातमाडा। ये वहाँ का सशस्त्र सैन्य बल है या आप नौसेना को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, इस तरीके से आप समझ तो 2-3 जो सेना है, उनका सबका एक संपूर्ण नाम दिया गया है तातमाडा, जो म्यांमार की स्थित है। इसकी बात हुई। इसके बाद हुआ ये कि 1 फरवरी 2021 को म्यांमार के राष्ट्रपति जिनका नाम है विन मिंट और उसके बाद में म्यांमार की जो है स्टेट काउंसलर का पद हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है उसके पद के तुल्य होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इन दोनों को कैद कर दिया गया मतलब इनको जो है जेल में डाल दिया। सेना ने अपने अधीन लिया संपूर्ण म्यांमार को और इन दोनों को क्या कर लिया? जेल में डाल दिया। आगे बात करते हैं, तो यहीं से कुछ प्रश्न बनते हैं, कैसे बनते हैं उन पर भी मैं आपकी चर्चा कर लेता हूँ, तो उसको ध्यान पर आप देखिए कि म्यांमार के राष्ट्रपति मैंने आपको बता दिया, स्टेट काउंसिलर बता दिया। अच्छा, ये जो हैं ये उसमें जो तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी उसके लिए पार्टी कौन थी जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी थी उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। क्या नाम याद रखेंगे यदि पूछे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का संबंध कहाँ से है, किससे है? म्यांमार से बता देंगे एग्ज़ाम में, समझे बात को? तातमाडा जो मैंने आपको बताया है, ततमाडा भी लिखा आता है कहीं-कहीं, कहीं-कहीं तातमाडा भी लिखा आएगा, कन्फ्यूज़ मत होना। म्यांमार का सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल मतलब वायुसेना को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है देखो, नौसेना को भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है और इसके जो हेड हैं, कमांडर इन चीफ जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो हैं मिंग ऑन हलिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों मिंग ऑन हलिंग, इतना याद रख लेना, काम आपका हो जाएगा।
इसी आधार पर म्यांमार से संबंधित सबसे पहले आप जो है एक बार म्यांमार के पूरे मैप को जो है अपनी आँखों में सेट करें, क्योंकि अभी मैं बताऊँगा ये ज्योग्राफी से भी रिलेट होगा और आपको यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। म्यांमार को एक बार फटाफट आप जो है अपनी कर लीजिए। ये देखिए मैं रेड पेन चला रहा हूँ थोड़ा-सा, तरीके से ये जो है आपको म्यांमार बनता हुआ दिख रहा है। ये बात को ये पूरा म्यांमार है आपका, आधार पे आप पूरा म्यांमार को जो है अपने इमेजिन कर लीजिए, मेरे कहने का ये मतलब है। तरीके से ये पूरा जो है आपको ऊपर दिखा रहा है। ठीक है? अब यदि आपने इस पूरे म्यांमार को इमेजिन कर लिया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इस साइड यहाँ पर चाइना है, यहाँ लाओस दिख रहा है आपको, थाईलैंड दिख रहा है आपको इस तरीके से, समझे बात को? ये इंडिया दिख रहा है, बांग्लादेश हमारा दिख रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आपको जो है इस पूर्ण देश को जो है इमेजिन कर लेना है। अब इसके आधार पर मैंने कुछ फैक्ट बनाए हैं कि दक्षिण एशिया का देश, यदि आपसे पूछे कौन से एशिया तो आप बता देना दक्षिण एशिया का देश है। इसे पहले ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था या बर्मा के नाम से भी जाना जाता था, चूँकि बर्मी एक जाति है या जनजाति है जो कि बहुतायत में यहाँ पाई जाती थी और इस आधार पर इसको जो है बर्मा कहा। राजधानी का यदि नाम पूछेगा तो थोड़ा-सा याद रख लेना, जो आपके एसएससी नाम है, इन पर कभी चर्चा में आ जाएँगे ये प्रश्न। नायपीड़ा इसका जो नाम है, जिसका अर्थ होता है राजसी नगर, मतलब एक तरीके से वैभव, विलास इस टाइप का जो है नगर। मुद्रा पूछ लेता है कभी-कभी कि क्यात किस देश की मुद्रा है, तो आप बोल देंगे म्यांमार की मुद्रा है। क्यात जो करेंसी कहाँ की है आपकी? म्यांमार की। उसके बाद में पीएम, ध्यान से सुनना, मिंग ऑन हलिंग की बात मैंने करी थी, तो अगस्त में जो है इन्होंने कहीं न कहीं इस अपने आप को इस पद पर जो है सुशोभित कर लिया था, स्वयं कर लिया था, अपॉइंट कर लिया। इसके बाद में हाल ही में चर्चा में और करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि जुलाई 2024 में इन्होंने स्वयं को जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया, मतलब ये इन्होंने ही अपने आप को वहाँ क्या कर लिया, प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर लिया। तो पॉइंट समझे, करंट अफेयर से भी मैंने इसको रिलेट करा है। ध्यान से सुनते चलना, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएँगी और सारी चीज़ें आपको। अब बोले सर हुआ ऐसा क्या? एक नाम आपने बहुत बहुचर्चित नाम है, इस नाम को बोलते हैं, इनका नाम जो है आंग सान सू की, नाम क्या है? आंग सान सू। हुआ ये कि म्यांमार के जो राष्ट्रपिता हैं, जिनका नाम है आंग सान, समझ गए बात को, और इनकी माँ का नाम है खिन की, इनकी पुत्री जो हैं, ये हैं आंग सान सू। 1990 के दशक में म्यांमार में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने बहुत जोर-शोर से प्रयास करा था। जेल भी गईं, मतलब जेल में मतलब कैद में भी रहीं, उसके बावजूद इन्होंने म्यांमार के लोगों के मानवाधिकारों की भरसक रक्षा करी, जो कर सकती थी उन्होंने करा। इस आधार पर 1991 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। पर आगे चलकर हुआ क्या कि जब वर्तमान के मतलब 2021 के आसपास की बात है, तो 2021 में हुआ जो रोहिंग्या मुसलमान हैं म्यांमार में, उनके ऊपर सेना जो है अत्याचार कर रही थी। क्या कर रही थी? अत्याचार कर। तो इसके चलते जो है आंग सान सू की कहीं न कहीं सेना के समर्थन में दिखी। किसके समर्थन में दिखी? सेना के समर्थन। देखिए, जब मानवाधिकार की बात आती है ना, मैं आपसे बोलूँ मानव को दिए गए अधिकार, जो उसको प्राकृतिक अधिकार के सदस्य भी समझे जाते हैं। तो हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर अधिकार है, जिसमें सबसे बड़ा अधिकार होता है जीवन जीने का अधिकार। पॉइंट समझे? तो यदि इसे कोई भी छीनता है, तो ये गलत माना जाता है। तो इस आधार पर ये पॉइंट आया कि जब कुकी जो हैं समर्थन कर रही थी सेना का, तो इनसे ये जो नोबेल का शांति पुरस्कार है, जो कि इनको वर्ष 1991 में दिया गया था, इसे वर्ष 2016 में वापस माँग लिया। क्या कर लिया गया इनसे? वापस माँग लिया गया। पॉइंट समझे? कितनी बेइज्जती हुई होगी, इस पॉइंट को भी समझिए कि पहले आपको अवार्ड करा गया और उसी अवार्ड को आपसे छीन लिया गया। पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद में आपको ये याद रखना है कि म्यांमार में जो स्टेट काउंसलर का पद है बच्चों, किसका पद है? स्टेट काउंसलर का जो पद है, वो बेसिकली हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के सदस्य होता है या उसके समान होता है, इस तरीके से आप इसको समझ लें। हुआ ये कि म्यों मोए-मोए इसलिए हो गया यहाँ पर, सबसे बड़ी बात ये है कि ये सेना के समर्थन में थी और इसी सेना जो है ना, इसी सेना ने क्या करा, इनको अपदस्थ कर दिया, हटा दिया, जेल में डाल दिया। मतलब जब ये सेना रोहिंग्या मुसलमानों पे अत्याचार कर रही थी, तो सू की समर्थन में थी, पॉइंट समझे? पर वही सेना ने इनको अपदस्थ कर दिया और आखिरी में जेल में डाल दिया। तो इसलिए बोलते हैं कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो कहीं न कहीं लौट कर वापस आते हैं और हमें अपने कर्मों को भोगना। उसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, उसको भी ध्यान से सुनो। जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैं सारे प्रारूपों में इन प्रश्नों को ढालता हूँ और इसी को आपको जो है 360 एंड सिलेक्टिव में कहता हूँ। कहने का ये तात्पर्य है, अब इसी पॉइंट को
मैं जोड़ रहा हूँ हिस्ट्री से। बोले सर हिस्ट्री से कैसे जुड़ेगा? अभी हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों जुड़ने वाला है, ध्यान से सुनो अब आप। हुआ ये कि 1935 की बात आ रही है, किसकी बात आ रही है? भारत शासन अधिनियम 1935 की। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत हो ये रहा है कि बर्मा जो कि म्यांमार कहला रहा है, इसे भारत से अलग कर रहे हैं ब्रिटिश। कौन कर रहे हैं? ब्रिटिश को अलग कर दिया। राइट, सुनते चलना एक-एक। तो 1937 में बर्मा को म्यांमार से निकाल दिया। समझ गए? सॉरी, बर्मा को जो है भारत से निकाल दिया गया। किससे निकाल दिया गया? भारत से निकाल दिया गया। 35 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, और 37 में अलग कर दिया। 2 पॉइंट क्लियर हुए। आगे चलकर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जुड़ता है सुभाष चंद्र बोस जी से, जिनके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा। पर मैं आपको कहूंगा, आप अपना सिर्फ समय दीजिए मुझे, मैं आपको इस पीएससी के रण से बाहर निकालूं के बात को। तो उसके अलावा आपको ये बात याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस जो है, थोड़ा सिनारियो समझिए, फिर आपको सारी पिक्चर क्लियर कर दूंगा, फैक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। हुआ ये कि 1939 की बात आ रही है, त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है। समझ गए? 1940 की बात आ रही है, त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है, जहां पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। चुनाव में जो है आपके कौन है? सुभाष चंद्र बोस जी बहुत अच्छे से जो है जीत रहे हैं, विजित हो रहे हैं। गांधी जी के ही रिप्रेजेंटेटिव जो है यहाँ पर बने हुए हैं, पट्टाभी सीतारमण रमैया जी। कौन बने हैं? पट्टाभी सीतारमण रमैया। पट्टाभी सीतारमैया को बहुत बुरी तरीके से हार मिली है, और गांधी जी यहाँ पर इस हार को स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। समझना सिनारियो क्या। गांधी जी इस हार को, व्यक्तिगत हार स्वीकार कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैं हार गया। पर सुभाष चंद्र बोस जी को ये बात बुरी लगती है, और इस आधार पर सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। और इसी के साथ साथ 1939 की बात आ रही है, इस 1939 की बात आ रही है, राजेंद्र प्रसाद जी को जो है क्या बनाया जा रहा है? कांग्रेस का अध्यक्ष। 3 पॉइंट बोले मैंने। एक, सुभाष चंद्र बोस जीते, पट्टाभी सीतारमैया हारे, और राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया गया? अध्यक्ष बना दिया। याद रखना, सारे एग्जाम के लिए अति आवश्यक चीजें हैं, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। समझे बात को? तो इस आधार पर अब जो है सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस को त्याग रहे हैं, और ये आगे चल के 1939 में क्या बना ले रहे हैं? फॉरवर्ड जो है ब्लॉक कमीशन की जो है एस्टेब्लिशमेंट। ये चले जाते हैं भारत के रक्षा के लिए। भारत का इनका तरीका अलग था, आजादी इनको भी दिलानी थी, पर गांधी जी के विचारों से थोड़ा सा हट के जो तरीका। ये चले जाते हैं आपका म्यांमार साइड। वहां पर एक जगह है यांगून, जिसे रंगून के नाम से भी जानते हैं। यांगून या रंगून दोनों लिखा है, कंफ्यूज मत कीजिए बात को। तो वहां से ये कहीं ना कहीं एक संबोधन दे रहे हैं भारत के नाम पर। इस संबोधन में वो घोषणा करते हैं या जो वक्तव्य बोलते हैं, उनका सर्वप्रथम जो बात आती है उसमें लिखता है, वो बोलते हैं कि राष्ट्रपिता, क्या बोलते हैं? राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। इस आधार पर एक प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, कि गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से यह संबोधन किसने दिया? तो आप बोलना, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर है? रंगून रेडियो बता दिया मैंने। अब मैं आपको सारे फैक्ट्स फटाफट बता दे रहा हूँ। उन फैक्ट्स को देख लो। आपको क्या-क्या याद रखना है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 1935 याद रखना, एक डेट याद रखनी है कौन सी? 1935 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात हो रही है, भारत शासन अधिनियम की बात हो रही है। 1937 में जो है आपको बर्मा जो है या म्यांमार को जो है किससे अलग कर दिया गया? भारत से अलग। उसके बाद 1939 का जो है त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, त्रिपुरी जो है अधिवेशन। आप समझ गए बात को, ठीक है? उसके बाद में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका जो है गठन करा जा रहा है 1939 में, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ब्लॉक आप समझ जाना। उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे देखो रंगून रेडियो याद रख लेना थोड़ा सा। राष्ट्रपिता का संबोधन या उपाधि किसने दी गांधी जी को? गांधी जी को क्या आपको पता है? बहुत सारी उपाधियां दी गई, जैसे कि इनको है मलंग बाबा कहा गया, इन्हें अर्धनग्न फकीर कहा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, यदि तुमने इतिहास पढ़ा है तो गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किस, जल्दी बता दो, मैं आपके कमेंट का इंतजार। बताइए फटाफट मेरे प्यारे बच्चों। बताइए। बिल्कुल। ठीक है, चलिए। आ रहे हैं, आपको चर्चिल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? चर्चिल की बात हो रही है। तो इस आधार पर यदि मैं आपसे अब बात करता हूं, तो ये फैक्ट्स आपके सामने आ गए।
अब इतिहास के साथ-साथ जो है वैश्विक परिदृश्य और प्रशासनिक दृष्टि से मैं इस पॉइंट को संपूर्ण रूप में जोड़ रहा हूँ। आप सारे फैक्ट्स बिल्कुल ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, तब बनेंगी सारी चीज़ें और बहुत बारीकियों से यहाँ से प्रश्न बनता है ज्योग्राफी में खासकर। समझे बात को? चलिए बढ़ा जाए आगे। भारत और म्यांमार जो है एक-दूसरे के साथ 1643 मतलब 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इस सीमा को ऐसे मान सकते हैं कि भारत 5वीं बड़ी सीमा साझा कर रहा है किसके साथ? म्यांमार के साथ। जबकि हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी सीमा जो साझा करता है वो करता है बांग्लादेश के साथ, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर की है। पॉइंट समझे? इतना याद रखना। उसके बाद बात आती है आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इकोनॉमी में पढ़ते हैं अपन, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आसियान कब एस्टेब्लिश हो रहा है? 1967 में। आसियान कब एस्टेब्लिश हो रहा है? 1967 में। तो जो म्यांमार है ना, वो कहीं न कहीं इसका एक सदस्य देश है। पॉइंट समझे? और कन्फ्यूज़ करने के लिए वो आपको सार्क लिख के भेज देगा। सार्क का सदस्य है या आसियान का, तो अब गड़बड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो आपका एक हाल ही में एक बीच में जो है साइक्लोन आया था, इस साइक्लोन का नाम था मोचा। साइक्लोन का नाम क्या था? मोचा। म्यांमार में साइक्लोन आता है। इस पर भारत सरकार के द्वारा मदद हेतु एक अभियान भेजा गया था, एक तरीके से एक ऑपरेशन चलाया गया था। इसका नाम था ऑपरेशन करुणा। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा के तहत जो है आपको याद रख लेना है, याद कराने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ कि माँ जो है, माँ के पास मिलती है भरसक करुणा। हम समझ पा रहे हैं, माँ के पास क्या मिलती है? करुणा। करुणा कौन दे सकता है? माँ। तो माँ से क्या आ जाएगा? म्यांमार। अब बोलो गलत होगा? जल्दी से बता दो। पॉइंट समझे? आपको हर एक बारीकी पे मैं बताते चल रहा हूँ। इतनी बारीकियाँ यदि दोस्तों आपने याद रख ली, मैं कह रहा हूँ आपसे गलत नहीं होगा। अभी मैं इसको भौगोलिक परिदृश्य में भी जोड़ूँगा अच्छे से। अभी मैं आपको इकोनॉमी से दे रहा हूँ, वैश्विक परिदृश्य से दे रहा हूँ, अन्य अभी मैं भौगोलिक परिदृश्य में भी जोड़ूँगा। जैसे यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो पर उसके पहले एक बार फटाफट मेरे साथ रिवीजन करो। रिवीजन क्या बोला मैंने सबसे पहले? मैंने आपको बोला 1643 किलोमीटर की सीमा साझा कर रहा है भारत और म्यांमार। समझे बात को? इस तरीके से एक चीज़ ये हो गई। उसके बाद में दूसरी मैक्सिमम जो सबसे बड़ी सीमा जो है भारत किसके साथ साझा कर रहा है? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, याद हो गया दूसरा। तीसरे की यदि हम बात करते हैं तो 1967 में आसियान एस्टेब्लिश हो रहा है। आसियान का पूरा नाम क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है। तो जो म्यांमार है वो आसियान का सदस्य देश। बात समझ गए बात को? टोटल 10 कंट्री की बात होती है जिनमें से एक ये हो गया। उसके बाद में ऑपरेशन जो है करुणा चलाया गया था। म्यांमार में जो है एक साइक्लोन आया था, इसका नाम है मोचा। मोचा से प्रभावित जो है मोचा से जो है बचाने के लिए, मदद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया। याद लग रखने की ट्रिक क्या है? करुणा कहाँ मिलती है? माँ के पास। पॉइंट क्लियर है? आगे यदि मैं आपसे बात करता हूँ, तो अब ये जो म्यांमार और भारत है, भारत के पूर्वोत्तर के कुछ राज्य जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। सामान्यतः ये एक प्राकृतिक सीमा है प्यारे बच्चों, यदि आप अच्छे से देखेंगे तो आपका हिमालय के पर्वतीय प्रदेश जब आप देखेंगे तो पूर्वी पहाड़ियां जो हैं, कौन सी पहाड़ियां जो हैं? पूर्वी पहाड़ियां हिमालय में, जहां पर हम बात करते हैं विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आपका मणिपुर, उसके बाद में नागालैंड और उसके बाद में म्या म्या अपना जो है मिज़ोरम। ये 4 जो स्टेट्स हैं ये क्या करते हैं? सीमा साझा करते हैं। अब आपको मैं फटाफट दिखा देता हूँ, आपके स्क्रीन पे जो है फटाफट देख लो आप, इनको कर लोगे। एक बार थोड़ी-सी पिक्चर अपने दिमाग में सेट कर लेना, आपको और अच्छी चीज़ें हो जाएगी। ये हो गया आपका कौन-सा? यहाँ तक देखो, अरुणाचल प्रदेश हो गया। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप एप्रॉक्स मान के चलो नागालैंड हो गया। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है आप मान के चलो मणिपुर हो गया और मिज़ोरम हो गया। तो इनकी एक ट्रिक मैं अभी आपसे बता देता हूँ, इन ट्रिक को आप याद करो, ठीक है? ट्रिक याद कर लो, जल्दी से बताओ ट्रिक बताऊँ कि नहीं बताऊँ? कमेंट बॉक्स में एक बार फटाफट कमेंट करो कि मैं आपको इनकी ट्रिक बता दूँ कि नहीं, क्योंकि ये स्टेट्स क्रमशः पूछ लेगा। प्रश्न को याद ध्यान से सुनना कि वो क्रमशः भी पूछ लेगा कि बताओ क्रमशः जमाइए, तो आप क्रमशः बता देना। ये बात को ऐसे भी प्रश्न पूछता है। क्या होता है, ये जो सेवन सिस्टर वाला जो एरिया कहलाता है, ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य, इनको सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इनकी बाउंड्री को लेकर आप अक्सर कन्फ्यूज़ ही रहेंगे, इसलिए मैं इन पर जो है थोड़ा-सा फ़ोकस आपका बढ़ाता हूँ। इससे यहाँ पूछता है। इस आधार पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि अरुणाचल प्रदेश जिसको हमने बोला समझना इतना समझो। उसके बाद नागालैंड तो आना, बात को। उसके बाद में आपका मणिपुर तो कर लेते हैं इनको। उसके बाद में मिज़ोरम तो मी। ट्रिक बन गई कि नहीं बनी? आना, मा।
फिर क्या बन गई आना मामी, आना मामी, आना मामी, आना मामी 2-3 बार बोलो याद हो जाएगा। पॉइंट को समझे? तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप इसी आधार पर इन देंगे तो सारी चीज़ें अब मैं आपको भौगोलिक परिदृश्य में और एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। पहले आप जो है इस मैप को देख लो जो मैप मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, तो इसको मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये है हमारा भारत। क्लियर है बच्चों? ये मैंने आपके लिए बनाया था हमारा भारत। अब यहाँ से थोड़ा-सा ये पूरा एरिया जो है शुरू हो रहा है। ये देखो अरुणाचल प्रदेश की बात आ गई, ठीक है? मैप जो है मैं ऐसे ही बना देता हूँ, तो पूछना मत थोड़ा। ठीक है, मैं सिर्फ़ जल्दी-जल्दी बना देता हूँ ताकि बच्चों को जो है सारी जानकारी ज़रूरी पहुँच जाए। अब देखो ये जो है ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है, सही है कि नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में जो है पहाड़ी मिलेगी आपको पूर्वोत्तर पहाड़ी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था उसका नाम है पटकाई बूम। क्या आएगा पूछेगा पटकाई बूम कहाँ आएगा? पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ आएँगी? अरुणाचल प्रदेश, ऐसे समझ नागालैंड पहाड़ियाँ कहाँ आएँगी? नागालैंड में आएँगी, ये है नागालैंड की। समझ गए बात को? मणिपुर की में जो पहाड़ियाँ आएँगी उनका नाम है मणिपुरी पहाड़ियाँ और यहीं पर जो है आपको एक इम्पोर्टेंट झील या लेक देखने को मिलती है, बहुत चर्चा में रहती है, इसका नाम है लोकटक झील। आपसे कहाँ पाई जाती है? याद करके जाना एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। समझे बात को? उसके बाद में मैं आपसे बोलता हूँ कि यदि आपने इतना याद कर लिया इसके बाद में ध्यान से सुनो आपका मिज़ोरम की बात आती है। किसकी बात आती है? मिज़ोरम में। तो मिज़ो पहाड़ियाँ याद रखो। आप ध्यान से ये सुन के जाना कि मिज़ो पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आप बताना मिज़ोरम में है। मिज़ो पहाड़ियों को एक और नाम से जाना जाता है, इनका नाम है लुसाई की पहाड़ियाँ। समझ गए बात को? लुसाई की पहाड़ियाँ। और एक जो है ब्लू माउंटेन आएगा, एक प्रश्न आएगा ब्लू माउंटेन कहाँ है? का पर्वत बात को इतनी बारीकियों से ज्योग्राफी भी आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब तो ये हो गया किसका एरिया, मैंने बता दिया आपको पूरा म्यांमार अपने भारत के संदर्भ में। अब थोड़ी-सी आँखें और खोलो, अच्छे से समझो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और तुम लोगों के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर तुम्हारी नज़र हटी और दुर्घटना घटी हो जाएगा। यहाँ पर देखो, ये म्यांमार वाला एरिया आ रहा है, कौन-सा आ रहा है? ये कलर थोड़ा ये जो है म्यांमार वाला एरिया आ रहा है। म्यांमार वाला एरिया देख लीजिए, पूरा देखो ये म्यांमार समझ गए बात को ये? यहाँ पर यंगून यांगून है, मैंने अभी चर्चा करी थी आपसे थोड़ी देर पहले। आपसे पूछे इरावदी नदी, देखो ध्यान से देखो, इरावदी यहाँ से निकलती हुई इरावदी नदी का ये मैंने मोहना बना दिया। ये बात को ये लगभग देखो आधे से ज़्यादा बीचों-बीच बह रही है, ऐसा भी मान लो थोड़ी समझ गए बात को? ये हो गई। उसके बाद में ये देखो ये एक पूरा मैप बना दिया है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आपको समझना है, इसको देख लो थोड़ा-सा। उत्तर में ये मैंने बता दिया था चीन है, पश्चिम में जो है भारत, बांग्लादेश देखने को मिल रहा है, दक्षिण पूर्व में थाईलैंड और लाओस देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आइए हम आगे बात करते हैं। अब वापस यहाँ पर आ जाइए क्योंकि यहाँ से आपको फिर से प्रश्न बनने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न इस रिगार्ड है मेरे प्यारे बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है कोको द्वीप की, बात हो रही है कोको आइलैंड की बात हो रही है। आप बोलना कोको आइलैंड म्यांमार का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? म्यांमार का हिस्सा है, पॉइंट समझे? उसके बाद में यदि मैं आपसे बोलूँगा ध्यान से सुनना, उत्तरी अंडमान के अंतर्गत एक जो है आपको ज्वालामुखी की बात होती है। भारत में 2 ही ज्वालामुखी हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक है नारकोंडम और एक है बैरन। नारकोंडम ज्वालामुखी जो है आपका जो है नारकोंडम द्वीप पर देखने को मिलेगा जो कि उत्तरी अंडमान से लगभग इस प्रकार से सटा हुआ आपको थोड़ा-सा दिखेगा। पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है? बैरन ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है और बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर है? बैरन द्वीप। क्लियर है? उसके बाद में पोर्ट ब्लेयर किसकी बात हो रही है? पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिणी अंडमान के हिस्से के अंतर्गत आता है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी आपको देखने को मिलती है। प्रश्न ये भी है, एक कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा यदि आप अच्छे से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो मैं आपसे बोलूँगा हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है नया कर दिया गया है। जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स पे नाम क्या है? नया नाम परिवर्तित बताइए जल्दी फटाफट। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको और कुछ फैक्ट से रूबरू करवाता हूँ, ध्यान से देखो, आप यदि देख पा रहे हैं इन सारे फैक्ट्स को। तो म्यांमार भारत और चीन के बीच एक रोधक देश के रूप में कार्य करता है। पॉइंट समझे? मैंने आपको बता दिया कैसे है। उसके बाद में कुछ और फैक्ट आ जाएँ यदि आपसे विभिन्न एग्ज़ाम एसएससी इत्यादि में। कोको द्वीप कहाँ पर है? बता देना म्यांमार में। चिन पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बता देना कहाँ पर है? म्यांमार। सान का पठार, सान प्लेट्यू पूछेगा कहाँ है? बोल देना म्यांमार। मैं आपको सान का पठार भी दिखा देता हूँ चलो, वैसे तो दिखा थोड़ी बात था पर आपकी चिंताएँ ना बढ़ जाएँ इसलिए मैं
ये दिख रहा है सान का पठार, दिख रहा है अभी तुम लोगों को ये दिख रहा है, ये सान का पठार, सान का प्लेटिंग, पॉइंट समझे? तो इसलिए मैं आपसे चर्चा थोड़ी देर से ठीक है? ये फैक्ट्स हो गए हैं सारे फटाफट एक बार अपन देख लेते हैं क्विक समरी में। उसके बाद में देखो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा जो है देखने को मिल रही है, पूर्वी पहाड़ियाँ बनाती हैं। पूर्वी पहाड़ियाँ ये मैंने आपको बताया ये पूरी पहाड़ियों का हिस्सा है। उसके बाद भारत के राज्य जो कि ये अपन ने देख लिया है तो ट्रिक मैंने आपको बता दी है कौन-कौन से हैं, इतना याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ आपको ये बात होती है कि कर्क रेखा की चर्चा आती है मेरे प्यारे बच्चों। चर्चा आती है कर्क रेखा, तो जब आप मैप थोड़ा-सा रियलाइज़ कर पाएँगे, विजुअलाइज़ कर पाएँगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि कर्क रेखा लगभग म्यांमार से भी आपकी गुज़र रही है। इससे एक प्रश्न बनता है, बना ले सामने वाला कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है? तो कमेंट बॉक्स में जब भी आंसर आप वीडियो देख रहे होगे, आंसर करके आपको बताना है। अभी देख रहे हैं तो अभी बता दीजिए। यदि आप बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी देखो वीडियो में आंसर ज़रूर करा करो। इससे पता चलता है कि आप किस आधार पर सारे वीडियो को देख रहे हैं और ये रियलाइज़ होता है कि आप वाक़ई में पढ़ने वाले तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि जो कर्क रेखा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। यदि आपको ट्रिक सुननी है, तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक का नाम है मित्र पर गमछा झार। ट्रिक क्या याद रखोगे थोड़ा-सा ट्रिक याद रख लेना, जिससे ये प्रश्न आएगा। मित्र पर गमछा गमछा डालते हैं ना अपन लोग, गाँव के लोग गमछा झार, समझ गए? मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान आपका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तरीके से। अब यहाँ पे आओ, इस साइड पे आओ, लेफ्ट साइड पे थोड़ा-सा अच्छे से आओ और समझो। एक प्रश्न पूछेगा आपसे कि कोको चैनल, ध्यान से सुनना, कोको चैनल जो है किसके-किसके बीच में उपस्थित क्या है? देखो ध्यान से सारे बच्चे इस मैप पर फ़ोकस अपना बना के रखेंगे। ज्योग्राफी से वो यहाँ से बिल्कुल रिलेट करके आपको प्रश्न आएगा आपके एग्ज़ाम में और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा वो यहाँ से प्रश्न कर लेगा, नहीं तो फिर वही है कि हमने पूरी रामायण सुन ली, राम कौन सीता कौन वाली बात होती है। कोको आइलैंड की बात होती है तो म्यांमार में है, थोड़ी देर पहले बताया था बोलो। कोको चैनल किसके-किसके बीच में है तो ये देखो उत्तरी अंडमान और कोको जो है द्वीप के बीच में या नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच चैनल। बात क्लियर हो गई? उसके बाद में आपने नॉर्थ अंडमान में अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी नारकोंडम की। मिडल अंडमान में बात करी थी किसकी आपकी? आपका बैरन की। तो देखो याद करा दे रहा हूँ, थोड़ा-सा याद हो जाए शायद। बैरन इक्वल टू बीच। बैरन कहाँ? बैर 2 लोगों के बीच में है, तो या मिडल में। बीच का अर्थ क्या हो गया? मिडल होता है कि नहीं होता? ऐसे याद कर लेना। उसके बाद दक्षिण अंडमान की बात आती है। अब देखो ध्यान से देखो, आपसे पूछे कि डंकन पैसेज, क्या प्रश्न पूछेगा एग्ज़ाम में? तो आंसर देना डंकन पैसेज किसके-किसके बीच में है? तो बता देना दक्षिणी अंडमान और लिटिल जो है अंडमान के बीच। में। समझ गए बात को? दक्षिणी अंडमान और लिटिल जो है आपका अंडमान के बीच में। आगे आओ, ध्यान से देखो अब और उस एक-एक पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो आपको यहीं पे कन्फ्यूज़ कर लेगा और आप बिल्कुल जो है बड़ी खुशी-खुशी बोल देंगे मोए मोए। बात को बच्चों ऐसे पढ़ोगे तो कभी फेल नहीं। देखो यहाँ पर 10 डिग्री चैनल दिया हुआ है। 10 डिग्री चैनल जो है किसके-किसके बीच में यदि पूछे तो आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो कौन-कौन सा चैनल, ध्यान से सुनना, कौन-कौन से चैनल किसके-किसके बीच में आते हैं? क्या क्रम है? ये प्रश्न बिल्कुल पूछता है आपसे। ज्योग्राफी में वो ऐसे ही प्रश्न ज़्यादा बनाता है और जब जैसे ही ये प्रश्न आता है, मैं कह रहा हूँ अभी मैंने आपको पूर्वोत्तर के 7 राज्यों पे चर्चा करी। मैं ये भी आपको यकीन दिला दे रहा हूँ कि एक बार में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा करा करो। इसलिए बार-बार या तो वीडियो को देखो, पीडीएफ जो आती है चैनल पे मिल जाएगी आपको, कुछ आईएएस अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे जो है, टेलीग्राम चैनल पे ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएँगी। वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रखो और ध्यान से विज़ुअलाइज़ करते हुए चलो कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रही हैं, तो आपको एक बार में पिक्चर आएगी, फिर 2-3 बार पढ़ोगे तो रिवाइज़ हो जाएगा। तो फिर जब एग्ज़ामिनर पूछता है ना तो कन्फ्यूज़न नहीं होता, नहीं तो फिर क्या होता है? याद करो अच्छे से। ये था, ये था, ये जयराम जी की करके चले आओगे, बाहर आओगे, बोलोगे नहीं, वो जो टिक करके आया वो तो था ही नहीं, दूसरा था। अब मुझे क्यों याद नहीं आया? तो अब तो किसी को याद नहीं आएगा। आई समझे? इसलिए आपको समझना होगा जिन नियमों पर मैं आपसे चर्चा कर इसके पहले मैंने आपसे
जो चाइना के द्वारा एक हार तैयार करा गया, इसको बोलते हैं चाइना वाले जो चाइना की जो गवर्नमेंट है, जो स्ट्रेटजी है काइंड ऑफ जिसको, इसे बोला गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। समझ गए बात को? या चाइना का जो मोतियों का माला है। ये मोतियों का माला क्या है बच्चों, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था, ध्यान से सुनना। ये मोतियों का माला जो है बेसिकली भारत को घेरने की संपूर्ण प्लानिंग है। क्यों? और मैं कहूँगा चाइना इस पे सफल भी हुआ है। भले ही आपको किसी भी तरीके से बरगलाया जाए, समझाया जाए, कुछ भी करा जाए, आप यकीन माने कि घेर लिया है चाइना। आगे बात को समझें कैसे। अफ़गानिस्तान, बिल्कुल आपको पता है क्या स्थिति कर दी हो गई है वहाँ पे। अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान पूरे फ़ेवर में दिख रहा है बहुत अच्छे से, सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? पाकिस्तान के बाद मालदीव में आइए, मालदीव को भी बिल्कुल बिज्जू जो है बिल्कुल भक्त बने हुए हैं, इस समय ऐसे बातें करते हैं, क्या बोलो जैसे ज़हर उगल रहे हों, वो वाली स्थिति हो जाती है कभी-कभी। उसके बाद में इस तरफ शिफ्ट होइए आप, श्रीलंका आ जाता है, क्या आ जाता है श्रीलंका। बांग्लादेश से तो एक हसीना थी वो आप सुन बहुत अच्छे से, और एक हसीना कहाँ है वो आपको बहुत अच्छे से पता है। समझ गए बात को? उनकी भी स्थिति दयनीय कर दी चाइना ने, समझे बात को? और अल्टीमेटली आपका जो बच रहे थे आस-पास के नेपाल-एपाल, ये तो इनके प्रभु चाइना के जो है कहीं न कहीं प्रभुत्व में दिख ही रहे हैं, डोमिनेंस में पॉइंट को समझ पा रहे हो? चाइना जो है ना, वो बोलता नहीं है, कभी-कभी कर भी लेता है। समझे बात को? और हम सोचते रहते हैं हम करेंगे, हम कर लेंगे, हम बातें करेंगे। आपको एक्चुअल मुद्दे से भटकाकर जो है दूसरे मुद्दे परोस देती हैं सरकारें अक्सर, चाहे कोई-सी भी सरकार हो। इस बात को याद में रखना। तो आपको क्या है, आप एक्चुअल मुद्दे पे काम कर ही नहीं रहे, आपको बिल्कुल जो है दूसरे मुद्दे दे दिए जाते हैं। देश में बेरोज़गारी चल रही है, लोग बना के बैठे हैं कुछ और मुद्दे। आप इस पॉइंट को समझिए कि ज़रूरी क्या है। सबसे बात को तो ये मैंने आपको बता दिया, अफ़गानिस्तान वाला एरिया ये हो रहा है, पाकिस्तान ये हो रहा है देखो। ये देखो चाइना का जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है इस तरीके से जा रहा है। बिल्कुल ये बताओ कि ये मालदीव वाला एरिया ले लिया कि नहीं ले लिया? यहाँ से शुरू करते हैं वापस। अफ़गानिस्तान, समझ गए बात को स्थिति, पाकिस्तान समझ गए स्थिति, उसके बाद में आपका मालदीव हो गया ये वाला, इसके बाद में श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह 100 साल के लिए चाइना ले चुका है। एक और चर्चा में आई थी अभी न्यूज़ याद रखो, चाइना का जो शिप है ना वो यहाँ तक आ गया था रिसर्च रिसर्च का नाम का बहाना लेके। बहाना ही करते हैं वो चाऊ-माऊ, आपको पता है। आप सोच रहे हैं, आपके घरों में घुस चुके हैं, नूडल्स खिला रहे हैं, मोमोज खिला रहे हैं, भगवान जाने का खिला रहे हैं और तुम खा भी रहे हो। समझ गए बात को? कैसे खा लेते हो? आता गले में फंस चलो कोई बात नहीं, तुम खाते रहो, तुम्हें जो अच्छा लगे। मैं बता रहा हूँ काम की चीज़। तो यहाँ पर इनने अपना शिप ले आए थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। अब तुम देखो, यहाँ से भारत का इतना एरिया इनके शिप्स ने जो है कवर कर लिया, सारा जो है देख-दाख लिया, खंगाल लिया कि क्या-क्या है इनके। समझे बात को? यहाँ से तो भाई साहब हैं ही, यहाँ भी भाई साहब बैठे ही हैं। भूटान को भी कहीं न कहीं वो बिल्कुल चटकाते रहते हैं। आप बांग्लादेश की स्थिति समझ चुके हैं, म्यांमार को भी लगभग इन्होंने लंका लगा ही दी है। चारों तरफ से घेरा। उस घेरने के पीछे रीज़न ये है कि चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि इन भारतीयों से यदि मोबाइल छुड़ा लूँ ना मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे देश के युवा, मुझे बहुत अच्छे से यकीन है इस देश को बहुत प्रगति पे लेके जा सकते हैं। पर वो जो बिज़ी कर चुके हैं ना अपने आप को, हर दिन 1.5 जीबी, 2 जीबी, ढाई जीबी डेटा पे रील्स को स्क्रॉल करने पे, उससे निकलो। अभी भी समय है। ये मोबाइल बनाने के पीछे उद्देश्य यही है कि आप लोग इन पर एंगेज रहो। आपको फालतू डेटा भेजने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि आप इसी पे एंगेज रहे आओ। आप एक्चुअल मुद्दों पे कभी चर्चा ना करो। ये बात को रील्स-वील्स बाद में बना लेना, फ़ोटो अपलोड बाद में कर लेना। एक बार फ्यूचर को बना लो, यकीन मानो बहुत आगे और बहुत जा सकते हो। बाकी फिर इच्छा आपकी। इस आधार पर भारत के साथ जो अन्य जो कंट्रीज़ हैं, बाउंड्री शेयर्स कर रही हैं, उनका एक चार्ट मैंने आपको जो है दे दिया है। ध्यान से देख लो, यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ गए बात को? तो इनमें जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान कितनी सीमा साझा कर रहे हैं, ये भी यहाँ पर चार्ट के रूप में मैंने आपको लगा दी है। इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस ट्रिक को भी ध्यान से सुन लो। इस बचपन में एमबीए किया, ट्रिक का नाम क्या है? बचपन में एमबीए। इतना यदि आप समझ जाओगे तो मैं आपको जो है फटाफट क्विक समरी दे देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक के शुरुआत में बोला था, मैं आपको हर उस विषय से रूबरू करवाऊँगा, परिचित कराऊँगा। अब आप ईमानदारी से बोल दो कि ब क्या ब्रह्मदेश से संबंधित आप सारी जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके साथ-साथ में ज्योग्राफी या करंट अफ़ेयर्स भी जान पाए हो? इस आधार पर
360 एंड सेलेक्टिव में आपको हर बारीकी से ऐसी ही निरंतर क्लासेस दी जा रही हैं हमारे एप्लीकेशंस पे, जिससे हमारे यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, वह इस बात से अच्छे से रूबरू हो पाएँ, परिचित हो पाएँ कि किन्हीं बिंदुओं पे चर्चा किस आधार पे करनी है। ना तो अनर्गल बातें करना है हमें कि अनावश्यक आपको सारी चीज़ें पढ़ा देनी है, पर वो जो दृष्टिकोण है, वो जो अप्रोच है, मैं आपको उस तक जो है पहुँचाना चाहता हूँ कि मेरे हिसाब से यदि मेरे बच्चों के पास वो दृष्टिकोण पहुँच जाता है, तो मेरे बच्चे यकीन मानिए एक बार में अच्छे से इस आधार पर मैं अपने आज के इस सेशन को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने इस सेशन को एन्जॉय करा होगा, तो यदि एन्जॉय करा है तो लाइक कर दीजिए और यदि आपको बहुत अच्छा लगा है तो वैसा बताइए, खराब लगा है, जैसा भी लगा है कमेंट करके बता दीजिए। बाद में भी वीडियो को देख रहे हैं तो भी बता दीजिए मेरे प्यारे मित्रों। साथ-साथ यदि मैं आपसे बात करता हूँ, कि यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो मेहनत तो शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। मैं अतुल कुमार इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना है। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत और ख्याल रखिएगा।